भारत के कोने कोने में मॉनसून ने कहर मचा दिया है। आज इंडिया 9 में बात करेंगे बाढ़ के खतरनाक मंजर की। उसके बाद बात करेंगे भारत ने अगले दलाई लामा के चुनाव पर क्या कहा। साथ ही जानिए केरल से दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट कैसे वापस ब्रिटेन भेजा जाएगा। और अंत में जानिए भारत ने 24 घंटे में किन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगाया। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया 9। भारत ने अगले दलाई लामा के चुनाव पर क्या कहा, सबसे पहले आपको इस खबर के बारे में बताते हैं। भारत ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने कहा है कि अगले दलाई लामा का चयन सिर्फ स्थापित परंपरा और मौजूदा दलाई लामा द्वारा ही होना चाहिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का यह बयान सीधे उस तौर पर आया जो चाइना के एकदम उलट है। चीन सरकार लगातार कह रही है कि अगले दलाई लामा के चयन का अधिकार सिर्फ उसके पास है। इससे पहले बुधवार को तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु के सर्वोच्च नेता दलाई लामा ने कहा कि दलाई लामा की परंपरा उनके बाद भी जारी रहेगी। यह काम दलाई लामा का कार्यालय संभालने वाला गेदान फोनरंग ट्रस्ट करता है। सिर्फ उसी के पास अगले अवतार को पहचानने और उसका नाम घोषित करने का अधिकार है। किरण रिजिजू ने कहा कि दलाई लामा बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण नेता है। वहीं चीन का कहना है कि अगले दलाई लामा के अवतार का निर्णय चीन के कानून के अनुसार होना चाहिए। चीन कहता है कि वह तिब्बत के किसी भी व्यक्ति को दलाई लामा बनाया जाए ताकि धार्मिक परंपरा के बहाने वह उस पर नियंत्रण कायम कर सके। चीन धर्मशाला से निर्वासित होकर जिंदगी बिता रहा है। 14वें दलाई लामा का अलगाववादी माना जाता है। रिजिजू ने कहा दलाई लामा की महत्व का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, न केवल तिब्बतियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के उनके अनुयायियों के लिहाज से भी दलाई लामा ही सिर्फ अपने उत्तराधिकारी को लेकर अहम फैसला लेने का अधिकार रखते हैं। रिजिजू और जेडीयू नेता ललन सिंह धर्मशाला पहुंचे हैं। दोनों भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर होने वाले समारोह में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह से धार्मिक आयोजन है। दलाई लामा ने बुधवार को एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि तिब्बती उत्तराधिकारी गुरु के अवतार की 600 साल पुरानी परंपरा को जारी रखा जाए। 15वें दलाई लामा के चयन के लिए पुरानी परंपरा के अनुसार ही आगे बढ़ाया जाए। दलाई लामा के कार्यालय ने बयान में कहा कि 24 सितंबर 2011 से उनके बयान में दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर बातें साफ की गई हैं। ट्रस्ट शीर्ष लामा और संबंधित पक्षों से राय मशवरा कर रहा है। अगले दलाई लामा की खोज और चुनाव करेगा। अब रुक करते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक कलेजा फाड़ देने वाली बाढ़ के मंजर सामने आ रहे हैं। आपको बताते हैं बाढ़ से भारत में क्या हालात हो रखे हैं। भारत के कोने कोने में मानसून का कहर मचा रखा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मैदानों तक कुदरत का रौद्र रूप और हर तरफ तबाही देखने को मिल रही है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और लोगों की जिंदगियां मलबे और पानी के बीच दम तोड़ रही हैं। यह कहानी उन अनगिनत परिवारों की है जिनके घर, सपने और अपनों को यह बारिश लील गई। हिमाचल के मंडी में बादल फटने की खबर के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। राज्य में अलग अलग इलाकों में बादल फटने और बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन और फ्लड फ्लैश की घटनाएं सामने आ रही थी। अचानक आई बाढ़ के बाद पिछले 24 घंटे में अधिकतम समय में 34 लोग लापता हो चुके हैं। परिवार मलबे के ढेर में अपनों को ढूंढ रहा है। अन्य और राज्यों के भी हालात ऐसे ही हैं। 2025 के मानसून ने भारत में गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा विनाशकाली सैलाब भी देखने को मिलेगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने 29 जून को लेकर पूरे देश में कोहराम बरपाया। मानसून इस बार 8 जुलाई से 9 दिन तक ही सभी राज्यों में पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड, ओडिशा, गुजरात और केरल तक भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं सामने आती रहीं। इसमें भूस्खलन और बाढ़ से जनजीवन को तहस व्यस्त करती हुई खबरें भी सामने आई। सड़कें डूब रही और बहती जा रही थी। कई परिजनों ने अपनों को खो दिया। कई राज्यों में हाहाकार मच गया। इन राज्यों में मौत का मंजर देखकर दिल दहल जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मैदानों तक प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। तबाही मच रही थी। सड़कें नदियां में तब्दील हो गई, पहाड़ दरक रहे थे और लोगों की जिंदगी मलबे में तब्दील होती जा रही थी। पानी के बीच लोग दम तोड़ रहे थे। हिमाचल राज्य के अलग अलग इलाके में बादल फटने और बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन और फ्लड फ्लैश की घटनाएं सामने आई। अचानक आई बाढ़ के बाद पिछले 24 घंटे में अधिकतम समय में 34 लोग लापता रहे। लापता लोगों का पता लगाने के लिए बचाव कर्मी तलाशी अभियान शुरू कर चुके हैं। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर कि केरल में दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट कैसे वापस ब्रिटेन भेजा जाएगा। दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में शामिल ब्रिटिश रॉयल नेवी F-35B फाइटिंग सेकेंड लड़ाकू विमान पिछले 20 दिन से भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसा हुआ है।
इंडो पैसिफिक में एक नियमित मिशन के दौरान इस लड़ाकू विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई थी। यह लड़ाकू विमान HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है और बताया जा रहा है कि तकनीकी दिक्कतें की वजह से इसकी आपातकालीन लैंडिंग कराई गई थी। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि इसके हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने के बाद यह एयरक्राफ्ट भारतीय नागरिक हवाई अड्डे पर उतारने के लिए मजबूर हो गया था। भारतीय वायुसेना की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि भारतीय वायुसेना ने IACCS सिस्टम से इसे इंटरसेप्ट कर लिया था और इसकी लैंडिंग की मंजूरी दे दी थी। लेकिन ब्रिटेन की संसद तक यह सवाल पहुंच चुका है कि क्या भारत इस लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी को तो नहीं चुरा लेगा। दूसरी तरफ सूत्रों ने बताया कि ब्रिटेन रॉयल नेवी F-35 फाइटर जेट को ले जाने के लिए स्पेशल व्यवस्था कर रही है। इसके कुछ पार्ट्स को हटाने की जरूरत हो सकती है। मामले के परिचित सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजीनियरिंग संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। खराबी को ठीक करने की कोशिश करने के बावजूद लड़ाकू विमान स्थिति में नहीं है कि वो अभी उड़ान भर सके। सूत्रों ने संकेत दिया है कि साइट पर तैनात तकनीकी टीमों पूरी कार्य क्षमता बहाल करने में असमर्थ रही, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम को विमान की वापसी के लिए वैकल्पिक योजना का विचार करना पड़ रहा है। अब संभव है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में सैन्य कार्गो विमान की तरह एयरलिफ्ट कराया जाएगा और इसे यूनाइटेड किंगडम वापस भेजा जाएगा। वैसे इस पे विचार चल रहा है। F-35B की केरल की ग्राउंडिंग में ब्रिटेन की संसद में हलचल मचा दी है। सांसदों ने सरकार से पूछा है कि इसकी संवेदनशील तकनीकी जैसे कि स्टील कोटिंग, सेंसर सूट और डेटा सिस्टम सुरक्षित रहेंगे। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने आश्वासन किया है कि विमान पूरी तरह से रॉयल एयर फोर्स की निगरानी में है और 24 घंटे सुरक्षा में रखा गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने काफी आसानी से F-35 को इंटरसेप्ट कर लिया था, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका भी डर गए हैं। F-35 को लेकर अमेरिका का दावा है कि दुनिया का कोई रेडार इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता और अगर भारत ने ऐसा कर लिया है तो उसकी हर टेक्नोलॉजी चुराई जा सकती है। शुरुआत में विमान को खुले में पार्क किया गया था, जो केरल की मानसून बारिश का जोखिम भरा था। एयर इंडिया ने इसे हैंगर में शिफ्ट करने की पेशकश की थी, लेकिन ब्रिटेन अधिकारियों ने टेक्नोलॉजी की सुरक्षा का हवाला देते हुए इससे इंकार कर दिया था। लेकिन 2 हफ्ते बाद ब्रिटिश हाई कमीशन ने स्वीकार कर लिया कि स्पेशलिस्ट टीम और उपकरणों के आने जाने और विमान को एक प्राइवेट हैंगर में शिफ्ट कर दिया जाए। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि भारत ने 24 घंटे में किन पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई है। इस हमले के बाद कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान चलाकर आतंकियों पर कहर बरपाया था। इस ऑपरेशन के बाद न सिर्फ सीमा पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, बल्कि भारत ने एक और कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के तमाम सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि बुधवार को कुछ घंटे के लिए इन पाकिस्तानी सितारों के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में दिखने लगे थे, जिससे लगा कि शायद प्रतिबंध हटा दिया गया हो, लेकिन बुधवार को ये अकाउंट दोबारा से भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब जब आप शाहिद अफरीदी, फवान खान या फिर माहिरा खान जैसे लोकप्रिय पाकिस्तानी कलाकारों के अकाउंट को सर्च करेंगे तो स्क्रीन पर संदेश आता है कि यह अकाउंट भारत में उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति को लेकर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस प्रतिबंध की सूची में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, अभिनेत्री माहिरा खान, अभिनेता फवाद खान, सिंगर अली जफर, अदाकारा सबरा खान, मावरा हुसैन और हानिया आमिर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि हानिया आमिर हाल ही में भारतीय गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म सरदार जी 3 में नजर आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारी विवाद भी हुआ। अब हानिया का अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और 100 से अधिक आतंकियों को ढेर भी कर दिया था। इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से भारत ने विभिन्न शहरों में हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। इसके बाद भारत ने डिजिटल मोर्चे पर भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती बरतते हुए वहां के कलाकारों को सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में प्रतिबंध कर दिया। भारत द्वारा की गई डिजिटल स्ट्राइक कार्रवाई से असर न केवल पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है, बल्कि एक साफ संदेश भी गया है कि भारत अब हर मोर्चे पर कड़ा रुख अपनाने को तैयार है, चाहे वो सैन्य हो या फिर साइबर। तमाम ऐसी न्यूज की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थी हमारे साथी अनंता।